बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट सर्जरी। आपको देखने में बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक लगेगा, बट इसमें आपको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको मेन चीज़ें अकॉर्डिंग टू यूएचएस एसएक्यूज़ एंड एमसीक्यूज़ करवा दूँगी एंड दैट्स इट। आपके लिए इतना इनफ होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम किसी जॉइंट की सर्जरी करवा रहे हैं, यहाँ पर हम स्पेसिफिकली किस जॉइंट को देखेंगे, अपने ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट को। तो इसमें किस तरह की हम आर्थ्रोप्लास्टिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आ जाती है टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी, रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी। साथ में मैं इमेजेस अटैच कर दूंगी फॉर द कॉन्सेप्ट। देन वी हैव हेमी आर्थ्रोप्लास्टी। हेमी से नाम पता चल रहा है कि कुछ हाफ इसमें चीज़ की हम सर्जरी करें और हाफ कंपोनेंट आपका सेम रहेगा। उसके बाद वी हैव इंटरपोजिशनल आर्थ्रोप्लास्टी एंड देन रीसर्फेसिंग आर्थ्रोप्लास्टी। अब मैं आपको इमेजेस दिखाती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर बन जाए। फर्स्ट इमेज है हेमी आर्थ्रोप्लास्टी की। हेमी मीन्स हाफ। अगर आप इस पर फोकस करो तो जो ह्यूमरस है आपका, उसमें यहाँ पर पूरी बोन को हमने चेंज नहीं किया। इसका इम्प्लांट जो है वो सिर्फ ह्यूमरस हेड पर है, इसी वजह से इसको हम हेमी आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं। देन वी हैव टोटल आर्थ्रोप्लास्टी। इसमें हमने पूरी ह्यूमरल बोन को ही चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया विद सम इम्प्लांट। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड टोटल आर्थ्रोप्लास्टी। उसके बाद आपके पास रिवर्स ज्योमेट्री की हेडिंग में जो पिक्चर बनी हुई, इट इज़ बेसिकली रिवर्स टोटल आर्थ्रोप्लास्टी है। इसको रिवर्स बॉल एंड सॉकेट इम्प्लांट भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप फोकस करें जो नेचुरल एनाटमी थी हमने उसको पूरा रिवर्स कर दिया है। कैसे रिवर्स किया? जो बॉल की जगह थी उसकी जगह हमने एक कनकेव कप लगा दिया, और जो हमारे पास कनकेव ग्लिनोइड फोसा था उसकी जगह पे हमने बॉल को रिप्लेस कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर आपको पता चल गया कि सर्जरीज होती किस किस टाइप की हैं इस जॉइंट पर। उसके बाद हम इंडिकेशन ऑफ सर्जरी देख लेते हैं कि ऐसे क्या हमारे पास सिम्टम्स या साइंस नज़र आते हैं कि हमने सर्जरी करवानी पड़ती है। तो यहाँ आप अपनी बुक में देखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एससीक्यू, ये लाजमी आता है सर्जरीज में से। आपने हमेशा इंडिकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस को स्किप नहीं करना, और जितने भी बॉक्सेस बने होते हैं नेवर स्किप दैम, ठीक है। उनकी प्रिकॉशंस वगैरह इसमें से यही इंपॉर्टेंट है रादर देन द प्रोसीजर, क्योंकि आपने प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना। आपको पता होनी चाहिए कि कब एक पेशेंट आपके पास सर्जरी की इंडिकेशन के साथ आया है, आपने उसे आगे रेफ़र कर देना है। सर्जरी के बाद जब वो आया है तो क्या क्या उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट को ये बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद जब वो सर्जरी के बाद आपके पास रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में आ रहा है तो आपने उसकी क्या प्रिकॉशंस करवानी है। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपका मेन कंसर्न ये होता है रादर देन द प्रोसीजर, कि उसमें क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म हुआ, ठीक है। तो बेसिकली आपको मेन चीज़ इस पर फोकस करना है। अब यहाँ पर देख लो, एक होती है प्राइमरी इंडिकेशन और एक होती है सेकेंडरी इंडिकेशन। पेपर में ऐसे ही हेडिंग देकर लिख देना। प्राइमरी इंडिकेशन में उसने बताया कि अगर आपको परसिस्टेंट या इनकैपेसिटेटिंग पेन हो जाए, ठीक है, एट रेस्ट और विद एक्टिविटी, तो आप उसकी सर्जरी करवाते हो। देन सेकेंडरी इंडिकेशन में आ जाता है आपकी जो लिम्ब की मोबिलिटी है उसको अफेक्ट आ रहा है, या उसकी स्ट्रेंथ में कुछ डिक्रीज़ आ गया, बिल्कुल लॉस हो गई उसकी स्ट्रेंथ, तो फिर आप उसकी सर्जरी करवाते हो। अब हमने देख लिया कि सर्जरी किस तरह की हो रही थी, क्या इंडिकेशंस आ रही थी, लेकिन अब जो सर्जन सर्जरी करेगा तो एक फिजियोथेरेपिस्ट को ये पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग सर्जरी उसका प्रोस्थेटिक डिज़ाइन कौन सा था, उसमें किस किस्म का मटेरियल यूज़ हुआ है। क्योंकि अगर मटेरियल बहुत अच्छा था तो फिर आप उसकी स्ट्रेंथनिंग अच्छी करवा सकते हो। अगर मटेरियल बहुत वीक था या वो मटेरियल अलाउ ही नहीं करता कि उस पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ हो, तो आप उसे फोर्सफुली इंक्रीज़ नहीं करवा सकते। क्योंकि जब आप उसे सपोज़ कि उसका जो मटेरियल यूज़ किया वो हमने ऐसा किया जो फ्लेक्सिबल था ही नहीं, और वो बंदा फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ गया, आप उसकी रेंज ऑफ मोशन फुल इंक्रीज़ करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप उसकी इम्प्लांट को डैमेज कर दो। तो इसलिए आपको इन सब टर्म्स का पता होना चाहिए, इसका क्या मतलब है ये भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास डिज़ाइन आता है अनकॉन्स्ट्रेंट डिज़ाइन। सबसे पहले डिज़ाइन आ गया अनकॉन्स्ट्रेंट, जिसका मतलब है कि जो आप इम्प्लांट यूज़ कर रहे हो वो आपकी नेचुरल मूवमेंट को अलाउ करेगा, और उसका पूरा डिज़ाइन आपकी नॉर्मल एनाटमी जैसा होगा, यानी कि आफ्टर सर्जरी वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, पूरी रेंज ऑफ मोशन अचीव हो सकती है। देन वी हैव सेमी कॉन्स्ट्रेंट। सेमी कॉन्स्ट्रेंट का मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ कॉन्स्ट्रेंट आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ मूवमेंट लिमिटेशन आएगी ही। उसके बाद है रिवर्स बॉल एंड सॉकेट। रिवर्स बॉल एंड सॉकेट में तो हम पूरी एनाटमी ही रिवर्स कर देते हैं। अब अच्छा, एनाटमी रिवर्स करने से क्या मतलब है, मैं वीडियो के स्टार्ट में बता चुकी हूँ, जहाँ पर हमने रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी डिस्कस की थी, तो ये आपको उससे कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। देन वी हैव द कंस्ट्रेंट।
कंस्ट्रेंट जो होती है इसका मतलब है कि मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगी, और ये तब हम करवाते हैं जब आपकी सीवियर टिश्यू डेफिशिएंसी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका हुआ है, तो अब हम उसमें कंस्ट्रेंट इम्प्लांट का यूज़ करेंगे। अगेन हम बुक, ये तो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट दे दिया मैंने, अब हम बुक से देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो जी आपकी बुक यही बताती है कि बेसिक ये चीज़ें क्या हैं, कौन सा इम्प्लांट डिज़ाइन आपके पास फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है, उसमें है अनकॉन्स्ट्रेंट और क्या इंडिकेशन है। हमेशा याद रखना है अनकॉन्स्ट्रेंट कौन सा था, जो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ कर रहा था, जो नेचुरल एनाटमी पे बेस्ड था। तो इसको हम तब इंडिकेट करते हैं जब उसकी डायनामिक स्टेबिलिटी हो वहाँ पर जॉइंट पे, वहाँ पर लिगामेंट्स इंटैक्ट हो, वहाँ पर सारे मसल ज़्यादातर इंटैक्ट हों, तो हम उसमें अनकॉन्स्ट्रेंट इम्प्लांट यूज़ करते हैं। सेकेंड आ जाता है सेमी कॉन्स्ट्रेंट। ये तब इंडिकेटेड होता है जब थोड़ा बहुत वहाँ पर डेफिशिएंसी हो लिगामेंट्स की या सॉफ्ट टिश्यूज़ की, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। देन वी हैव रिवर्स बॉल एंड सॉकेट। इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास शोल्डर कफ की डेफिशिएंसी हो जाए, वहाँ पर मॉडरेट स्टेबिलिटी तो है लेकिन वहाँ पर रोटेटर कफ से हैं वो अपनी फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहे और आपके पास कोई और ट्रीटमेंट मेथड नहीं बचा, तो आप उसमें रिवर्स बॉल एंड सॉकेट को अप्लाई कर दोगे। उसके बाद आ जाता है कॉन्स्ट्रेंट। इसको वो कह रहे हैं कि वो रेयरली यूज्ड है। सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज पॉइंट कि सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होता है और रेयरली कौन सा आपके पास डिज़ाइन यूज़ होगा। और ये तब हम यूज़ करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो आपके लिगामेंट्स की, वहाँ पर बिल्कुल ही आपके पास सॉफ्ट टिश्यू कोई बचा ना हो, तो आप उसमें कॉन्स्ट्रेंट डिज़ाइन को यूज़ करोगे। एक फिजियोथेरेपिस्ट को सर्जरी की सारी कॉम्प्लिकेशंस का पता होना चाहिए। अब आप सोचोगे कि सर्जरी एक अलग चीज़ है और फिजियोथेरेपिस्ट एक पूरी अलग फिजियोथेरेपी की डोमेन है, तो इसका क्या लिंक बनता है? क्योंकि सर्जरी के बाद जो पेशेंट है उसने फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना है। अब फिजियोथेरेपिस्ट को यही नहीं पता होगा कि ड्यूरिंग सर्जरी अच्छा ऐसा भी हो सकता है उसकी नर्व डैमेज हो जिसकी वजह से मस्कुलर वीकनेस आ रही हो रैदर देन ड्यू टू सम अदर रीज़न। तो आपको बेसिकली कॉज पता होनी चाहिए, तभी तो आप उसका सारा प्रोटोकॉल बनाते हो, उसकी एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करते हो। उसकी अगर आप न्यूरो की तरफ जाओगे अगर, तो नर्व का इशू है, कोई मसल में कुछ और इशू है, तो आप उसकी एक्सरसाइजेस करवाते हो। तो इस वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस का पता होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस को हम 3 मेन डोमेन्स में क्लासिफाई कर देते हैं। सबसे पहले है इंट्रा ऑपरेटिव, यानी कि ड्यूरिंग ऑपरेशन हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो गई है। अब ऑपरेशन के दौरान आप देखो सर्जरी हो रही है, वहाँ पर कौन सा पार्ट एक्सपोज है, उसकी बोन एक्सपोज है सबसे मेन चीज़। तो हो सकता है वहाँ पर ह्यूमरस का फ्रैक्चर आ जाए, पहली कॉम्प्लिकेशन हो गई। उसके बाद सबसे सेंसिटिव चीज़ क्या है, वहाँ पर नर्व्स गुजर रही हैं। नर्व ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के पास से कौन कौन सी गुजरेगी? अब ये आपको एनाटमी आती होगी तो बहुत ही आसान चीज़ है। वहाँ पर होती है एक्सिलरी नर्व और सुप्रास्कैपुलर नर्व। वो डैमेज होगी, नर्व डैमेज होगी तो सारा काम ही ख़राब हो गया, यानी कि सारे मसल्स की वीकनेस आ गई जो जो इनर्वेट हो रहे थे उधर से। उसके बाद वहाँ पे मसल्स पड़े होते हैं, हो सकता है कोई मसल डैमेज हो गया हो। तो इस तरह से आपकी ये इंट्रा ऑपरेटिव 3 मेन कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं। अब उसके बाद आ जाती है आपके पास पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, जो फिर से 2 तरह की, एक तो है सॉफ्ट टिश्यूज़ या फिर इम्प्लांट से रिलेटेड। सॉफ्ट टिश्यू रिलेटेड का मतलब है कि वहाँ पर जब सर्जरी हुई थी तब सब कुछ ठीक गया था, बट आफ्टर सर्जरी कुछ मसला आ गया उसके सारे मसल्स में, सॉफ्ट टिश्यूज़ वहाँ से जो लिगामेंट्स वगैरह गुजर रहे थे। अब उसमें क्या मसले आ सकते हैं? हो सकता है आपने उसका रोटेटर कफ को रिपेयर किया था तो वो उसमें दोबारा से टियर आ गया है। आपने सबस्कैपुलर मसल को रिपेयर किया था, उसमें कुछ फेलियर हो गया ऑपरेशन के बाद, या फिर वहाँ पर डिसलोकेशन आ सकती है। उसके अलावा वहाँ पर जो हमारे पास होती हैं सरफेसेस जो होती हैं उनका प्रोग्रेसिव इरोजन हो सकती है सर्जरी के बाद। तो ये आपके पास होती हैं सॉफ्ट टिश्यू रिलेटेड पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू इम्प्लांट में 2 बेसिक चीज़ें हैं। एक है टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी में आपके पास क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? एसेप्टिक लूजनिंग हो सकती है, यानी कि विदाउट इन्फेक्शन आपके पास लूजनिंग आ रही है, या फिर आपके पास वहाँ पर प्री मेच्योर वियर एंड टियर हो सकता है उस इम्प्लांट पर, और देयर कुड बी अ फ्रैक्चर ऑफ इम्प्लांट, यानी कि जो आपने इम्प्लांट वहाँ पर प्लेस किया था जॉइंट पर वही टूट गया, उसका फ्रैक्चर आ गया। अब ये सब चीज़ें क्यों हो सकती हैं? हो सकता है कि पेशेंट ने अपना प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा था उस जॉइंट पर, या फिर उसने अपनी पोजीशनिंग सही नहीं रखी ड्यूरिंग द आफ्टर सर्जरी पीरियड। उसने अपनी पोजीशनिंग को सही नहीं रखा जैसा कि उसे गाइड किया गया था, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया, उसने किसी हाई
लेवल की एक्टिविटी में इंडल्ज हुआ है वो इंडिविजुअल, तो वहाँ पर इस तरह की फिर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर उस पेशेंट की हेमी आर्थ्रोप्लास्टी हुई थी तो वहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलता है कि ये जो ह्यूमरल प्रोस्थेसिस है उसकी लूजनिंग स्टार्ट हो गई है। सो दैट्स ऑल फॉर कॉम्प्लिकेशंस। इससे बहुत अच्छे से करना, कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो या यूएचएस का एग्ज़ाम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और हर सर्जरी की ही पूछी जाती हैं और उसमें आपने ये 3 डोमेन्स बनाकर ही इसको अटैम्प्ट करना होता है क्वेश्चन को।